हेलो भाइयों जी, नमस्कार। एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टडी क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि हम पिछला क्लास में आप लोग को प्रकाश का परिवर्तन नामक चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हम बता रहे थे कि कोई भी वस्तु को अवतल दर्पण में किस स्थान पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। और उसके बाद हम आज बताएंगे अवतल दर्पण का कुछ उपयोग, और उसके बाद A=R/2 को प्रूव करेंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले चिकित्सक विभाग में आप लोग देखिए कि कोई भी मतलब कि रोगी को मतलब कोई भी इंसान बीमार पड़ जाता है, किसी कारणवश उनके आंख में कुछ भी हो जाता है, आंख लाल हो गया तो कुछ किसी प्रकार का आंख में बीमारी हुआ, तो नाक में बीमारी हुआ तो कान में हुआ या तो मुंह में हुआ, अंदरूनी बीमारी से चेक करने के लिए अवतल दर्पण का चिकित्सक लोग यानी कि डॉक्टर लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण का, जिसमें रोगी को फोकस पे बैठाया जाता है और प्रकाश को और मुख अक्ष के समांतर गुजारा जाता है। जब मुख अक्ष के समांतर प्रकाश को गुजारते हैं डॉक्टर, तब वह फोकस पे आकर किरण पड़ती है, यानी कि वो रोगी को जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे मतलब कि इंजोला हो जाता है, जिसके कारण वो डॉक्टर अच्छा से देख पाते हैं कि बीमारी कहाँ पे, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की खूबी है। उसके कारण वो अच्छा तरीके से अपने रोगी को देख पाते हैं। उसके बाद सबसे हजामत बनाने में, अब हाजम बनाने के लिए जाते होंगे, बाल बनाने के लिए जाते होंगे सैलून में, तो सैलून में भी अवतल दर्पण के यूज किया जाता है, ताकि जो हाजम बनाते हैं नाई, उनको अच्छा तरीके से आपको बाल को कटिंग करने में आसानी हो, अच्छे तरीके से आपको बाल को कटिंग कर पाए। उसके बाद सौर भट्टी में आप लोग देखिएगा, ये सब जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं ना, जो उनको बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद टार्च में लगाया जाता है अवतल दर्पण का, ताकि वो टार्च जो लाइट निकले ना, ताकि लाइट फैले और अच्छा पूरा प्रकाशित कर दे जहां हम देखना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए वाहनों को हेडलाइट में, और वही टार्च भी और हेडलाइट भी तो समान ही है, क्योंकि लाइट को फैलाने का काम करता है टार्च में भी और वाहन के हेडलाइट में भी। उसके बाद आप लोग देखिए बिना किसी लेट के A=R/2 कैसे प्रूफ होता है। तो सबसे पहले आप लोग जो ये बोर्ड स्टडी क्लासेस है उसको आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग भी आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग के सहारे कुछ हम लोग को भी मिल जाए। और अपने दोस्त को शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो दोस्त आपका भी नाम है और हम मेरे आपके जरिए हमें भी वो जाने और अच्छे बोर्ड स्टडी क्लासेस को लाभ उठा पाए जो हम यहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि हम जो पढ़ाएंगे वो बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होगा। हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग को कि एग्जाम में एकदम 80% गारंटी है कि वो जरूर लड़ेगा। 20% बहुत ऐसा एग्जाम रेयर केस आएगा कि जो हम लोग को जो पढ़ाया हुआ टॉपिक ना मिलेगा एक बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग देखिए A=R/2 अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रूफ होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए अवतल दर्पण का फिगर पार्ट दिए, जिसमें हम P को पोल कहते हैं, F को हम लोग फोकस कहते हैं और C को वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ पे एक कोई बिंदु ले लिए हैं, जिसमें बिंदु यहाँ पे प्रकाश आ रही है सबसे पहले वहां से आने के बाद आप लोग को बताए थे कि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाता है तो मुख्य फोकस से होकर आती है। उसके बाद एक किरण को हम फोकस से किरण आए, और इसके बाद जो सी से यहाँ पे गया है, ये लंब है, इस पे लंब यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए एक अवतल दर्पण में उसमें कोई फिगर पार लिए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे P और F के बीच को हम दूरी को F से डिनोट करते हैं, और C और P के बीच की दूरी को R से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी है। तो आप लोग को हमको इसमें लैंग्वेज भी कभी कभी आ भी जाता है कि जो F=R/2 को हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं। तो साधारण भाषा में बोलते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस प्रकार से आप लोग को भाषा में भी बोलना रहेगा, भाषा में भी लिखना रहेगा। तो आप लोग प्रूव करना रहेगा कि सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। इस प्रकार से 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार से बात को आप लोग समझिएगा कि लिखा क्या और उसके बारे में समझना क्या। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि सबसे पहले हम किरण यहाँ से यहाँ गुजार दिए, और जो यहाँ किरण यहाँ से गुजरे तो फोकस से आया, और उसके बाद एक लंब डाल दिए। और आप लोग को बताया दे कि जब उस पे लंब पड़ जाता है तो दो भाग में बढ़ जाता है, जिसमें होता है आवतन कोण और परावर्तन कोण होता है। तो परावर्तन और आपतन कोण आपस में बराबर होता है, जिसे I और R से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ABAC, जिसे I से डिनोट B। सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग BAC यानी कि एंगल आई BAC। तो BAC बराबर होगा किसका, एंगल R का। कैसे, परावर्तन के नियम से। तो BAC = CAF यानी कि R, एंगल R यहाँ पे लिख भी दिए हैं क्वेश्चन में करके। तो ये दोनों आपस में बराबर है, और इसका रीजन बता दिए हैं परावर्तन के नियम से। और सबसे पहले समीकरण फर्स्ट ले लिए इसको।
और उसके बाद सेकेंड में चलते हैं हम लोग एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी यानी कि फिर से एंगल आई यानी कि आपतन कोण, और ए सी पी और ए सी पी आप लोग जेड नियम पर, जेड एगो होता है मतलब कि इस आकार का कोई फिगर बनता है, ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, जिससे 100 ये दोनों आपस में एंगल बराबर होता है कैसे, एकांतर कोण से। और बहुत प्रकार का होता है, और कुछ ऐसे होता है, और ई एंगल और ई एंगल का मान 180 होता है, कुछ बहुत कुछ होता है इसमें। और यहाँ इधर भी होता है एंगल, और ई दोनों बराबर होता है, इसी सब में कौन से बहुत प्रकार का एंगल बनता है। तो सबसे पहले आप लोग ये दोनों एकांतर कौन से बने, तो देखिए यही जेड आकार से नहीं बना हुआ है, देखिए इसको देखिए, ई यहाँ गेल है और ये यहाँ आल है और ये यहाँ गेल है, तो ये जेड नहीं बना है। तो यही आई और यही सी आपस में बराबर हुआ कैसे, एकांतर कौन से, जिसको हम लोग यहाँ सेकेंड समीकरण माने, एंगल बी ए सी, बी ए सी और एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी यानी कि एंगल ई वाली आई और ई वाली बीचे वाली आपस में बराबर है कैसे, एकांतर कौन से, जिसे समीकरण सेकेंड माने हैं। और सबसे पहले आप लोग देखिए समीकरण सेकेंड मान लिए यहाँ पे, समीकरण सेकेंड यहाँ, और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आप लोग देखिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखिए तो आप लोग को ये दोनों को देखिए, समीकरण फर्स्ट ही है और समीकरण सेकेंड ही है, तो ये दोनों को देखिए एलएचएस आपस में बराबर है। यदि कोई दो समीकरण को एलएचएस आपस में बराबर होता है तो उसका आरएचएस आपस में बराबर हो जाता है, इसलिए एंगल बीएससी और बीएससी आपस में एलएचएस बराबर है, इसलिए एंगल सीएएफ इक्वल टू एंगल एसीपी, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम ये दोनों आपस में बराबर कर दिए। एंगल सी ए एफ एंगल ए सी पी आपस में बराबर हुआ, देखिए एंगल सी ए एफ और एंगल ए सी पी आपस में बराबर, यानी कि ई एंगल और ई एंगल आपस में बराबर हुआ। और जब किसी त्रिभुज में दो एंगल आपस में बराबर हो जाता है तो वो कौन त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है कैसे, समान कोण की समान्य वाली भुजा आपस में बराबर होती है। तो देखिए ई कोण और ई कोण आपस में बराबर हुआ, यानी कि इसका सामने की भुजा ई और इसका सामने की भुजा ई आपस में बराबर है, तो यानी कि सी एफ और ए एफ आपस में बराबर होगा। देखिए यहाँ पे लिख दिए सी एफ और ए एफ आपस में बराबर हुआ कैसे, समान कोण की सामने की भुजा बराबर होती है, इसका रीजन भी दे दिए हम यहाँ पे। और उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पे मिरर में देखिए बी और ए लगभग एफ से समान दूरी पर है, पी और ए देखिए पी और ए एफ से लगभग समान दूरी पर ऐसा अनुमानित किया गया है। हम ये रियली नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग अनुमान है कि पी और ए जो एफ से यानी समान दूरी पर है, और यदि पी और ए एफ से समान दूरी पर हो जाएगा तो हम पी एफ इजकल टू ए एफ नहीं कर सकते हैं, इसी के कारण हम यहाँ पे ए एफ इजकल टू पी एफ किए, और उसके बाद हम आगे आए सी एफ इजकल टू पी एफ किए। यानी देखिए यहाँ पे ए एफ इजकल टू सी एफ था, यहाँ देखिए ए एफ इजकल टू पी सी एफ और ए एफ इजकल टू पी एफ, इसलिए हम लोग सी मतलब कि ई देखिए सी एफ और पी एफ आपस में कैसे बराबर हुआ, मतलब कि ई वाली हम इधर कर सकते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे मिटा के कर देते हैं, ए एफ और यहाँ क्या था सी एफ, सी एफ ए एफ कैसे बराबर आपस में हुए से आपको बता दें, क्या थी कहाँ था सी एफ और एफ यहाँ पे नहीं था, मतलब ई था, पी एफ ए एफ था पी एफ था, हाँ फिगर में पी एफ ए एफ आपस में कैसे बराबर हुआ तो बताए हैं, काहे कि ये दोनों बिंदु को हम एफ से लगभग समान दूरी पे माने हैं, जिसके कारण हम पी एफ और ए एफ आपस में बराबर किए। तो देखिए ए एफ और ए एफ आपस में बराबर हुआ, इसके कारण सी एफ और पी एफ आपस में यहाँ बराबर किए। देखिए इसका रीजन भी दे दिए, क्योंकि ए एफ और पी एफ आपस में बराबर है, इसलिए ए एफ के जगह हम पी एफ यहाँ पे धरे, तो सी एफ और पी एफ आपस में बराबर हुआ। और अब चलिए हम लोग बड़ा में सी पी सी बराबर सी एफ इजकल टू पी एफ, यानी कि ई पी सी इतना दूर देखिए पी सी, तो पीसी को हम दो बराबर भाग में बांट नहीं सकते हैं, सी एफ और पी एफ, देखिए सी एफ इतना हुआ पी एफ इतना हुआ, इजकल टू पीसी हुआ इतना बड़ा, तो पी एफ सी पी इजकल टू सी एफ इजकल टू पी एफ, तो सी पी इजकल टू सी पी सी इजकल टू सी एफ इजकल टू पी एफ। पीसी को हम लोग आर कहते हैं, देखिए यहाँ पे डिनोट भी किए हैं, और पीसी मतलब कहाँ चल गया, पीसी को आर कहते हैं, और उसके बाद सी एफ को ऐसी छोड़ दिए, और पी एफ को हम एफ कहते हैं, पी और एफ को एफ कहते हैं। उसके बाद देखिए एफ आर कर दिए, और सी एफ इजकल टू पी एफ आपस में बराबर था, इसलिए सी एफ के जगह भी एफ किए, और आर बर ऐसी था, तो एफ और एफ टू एफ, इसके बाद यहाँ आगे बढ़ाए हैं एफ एफ टू एफ, यानी कि आर बराबर टू एफ, या तो एफ बराबर आर बाई टू, यानी कि एफ यहीं छोड़ देंगे और इधर भागा में कर देंगे तो आर बाई टू नहीं हो जाएगा, इस प्रकार से एफ बराबर आर बाई टू या तो आर बराबर टू एफ प्रूफ हो गया। तो बस
आज इतना ही आप लोग के लिए, इतना ही, बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोड नहीं देना चाहते हैं, तो बस तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। तब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद, जय भारत।